दिए वो छोटा है। ठीक है, आवाज़ आ रही है? यस सर। जल्दी तो नहीं करूँगा पर थोड़ा छोटा सा टॉपिक है। चलो आ जाओ, विसर्ग संधि पे आ जाओ। संधि का लास्ट पार्ट है, ऐसे मान के चलो किला। हाँ, विसर्ग संधि लास्ट है। ये 3 भेद हैं। आवाज़ क्लियर है ना, बोल दिया इन लोगों ने। और उसमें विसर्ग संधि जो है सबसे लास्ट वाला है। संधि का टॉपिक सबसे टफ रहता है, फिर भी हमने कोशिश की कि इसको इजी तरीके से करें। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। बार बार अगर मान लो 4-5 बार प्रैक्टिस कर लेते हैं तो क्वेश्चन गलत होने की पॉसिबिलिटी काफ़ी कम रहेगी। फिर कुछ एक वर्ड ऊट पटांग वाले होते हैं, वो कभी नहीं होने वाले होते, उसको छोड़ना ही होता है। वो बाहर निकालने के लिए शब्द सेट किए होते हैं, उसके ऊपर ध्यान नहीं देना। मान लो अगर आपके 7 नंबर का कहीं आ रहा है तो उसमें से 2 नंबर छोड़ दिए और 5 ले लियो, समझदारी है। आप पेपर की तैयारी भी जब करते हैं तो आपको आधे से ज़्यादा स्किप करना होता है। आपको जो स्कोर करना होता है 50% तैयार करना होता है। उसके बाद क्या होता है, जो 50% बचता है वो गैस होता है। पेपर में भी जब भी आप कोई भी प्री पेपर देंगे या मेन पेपर देंगे तो उसमें सारा नहीं पढ़ा जाता है। सारा पढ़ गए तो आप सिलेक्ट नहीं हो पाएंगे। कर लेना, कोशिश कर लेना कभी भी। तो इसलिए जब 200 का पेपर है तो उसमें से 120 की तैयारी करो कि 120 मेरे आ जाए। अगर 200 में से 120 आप ले जाते हैं अपने बेस पर तो आपका स्कोर 140-50 के अप्रोक्स पहुंच जाता है। पर 120 आपको आना चाहिए, चाहे पेपर कोई भी हो। 100 में से आप तैयारी करो 65 की, कि 65 नंबर मेरे आने ही चाहिए, चाहे प्री की बातचीत कर रहा हूँ मैं। और मेंस में भी ऐसा ही आप तैयार करो अपने आप को कि मेरे 60 नंबर, 65 नंबर, 70 नंबर आ जाए अपने बेस पे। फिर कुछ एक तो आप गैस भी लगाते हैं, कुछ एक तो क्या होता है ऐसे ही कोशिश करते हैं ना। और अगर सारा पढ़ने की कोशिश करेंगे कि 100% पढ़ना, तो कभी नहीं होता है। कॉम्पिटिशन वाले एग्जाम में 100% होता ही नहीं है। जो सिलेक्ट करके बार बार रिवाइज करता है वो सिलेक्ट ज़्यादा होता है, ये आपने देखा होगा। और जो काफ़ी ज़्यादा मतलब कैसा कोशिश करेगा कि मैंने पूरा का पूरा करना, नहीं हो पाता है। काफ़ी वास्ट सिलेबस है। जिस पेपर की आप तैयारी कर रहे हैं, कोई भी पेपर है कॉम्पिटिशन का, वहाँ पर कुछ एक चीज़ें आपको टोटली स्किप करनी पड़ती है, टोटली। और कुछ एक इतनी अच्छी करनी पड़ती है कि दूसरों से वो अच्छी हो, मीन्स वहाँ पर आपका अच्छा ही हाथ हो। तो जब भी आप तैयारी में जितने भी बच्चे लगे हो तो आपने क्या करना है कि 50% आपको आना ही चाहिए। और उसके बाद जो 50% होता है उसमें से कुछ आपको आना चाहिए, कुछ स्किप कर देना। तो 50% तैयारी अच्छे से करना। जब पेपर आप निकालते हैं, प्री का पेपर मैं बोल रहा हूँ स्पेशली, प्री का मान लो 100 नंबर का पेपर है, तो आप कभी अपने आप को इवेलुएट करना कि 100 में से आपको कितने, मतलब ईमानदारी से अपने आप से, मतलब अपने आप से ये बात करना कि 100 में से आपको कितने क्वेश्चन आते थे जो अपने भी यहाँ पे थे, जो गैस लगे हो नहीं। तो रियली ऐसा होता है कि जब आपका 100 नंबर का पेपर है, तो अच्छा वाला पेपर है, तो उसमें से आपको क्वेश्चन आते होते हैं बड़ी मुश्किल से 50-55, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, बिल्कुल नहीं आते। 110% ऐसा रहता। कितनी भी तैयारी कर लो, अब 10 साल लगा लो, 5 लगा लो, 3 लगा लो, कि आप बोलेंगे मैंने 70 कर दी, नहीं, ऐसा नहीं होने वाला। नेगेटिव मार्किंग के साथ बोल रहा हूँ मैं। तो अगर आपको 50 क्वेश्चन आते हैं और 50 नंबर की आप अच्छे से तैयारी करो, तो आपका कितना बर्डन कम हो जाएगा? हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और मेंस में भी ऐसा होता है, जब आपका रिजल्ट आता है मेंस का, तो आधे से थोड़ा सा ज़्यादा क्या किए होते, व्यक्ति ने नंबर लिए होते, वो सिलेक्ट हो गया होता। आप या मेरिट लिस्ट उठा लो पीछे की, तो फिर आप ज़्यादा के लिए क्यों जाते हैं? आप क्या करो, उन चीज़ों को जो हाफ है उसको अच्छे से प्रिपेयर कर लो। और हाफ अगर अच्छे से प्रिपेयर कर ली तो आपकी सिलेक्शन होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। वो समझदारी है। तो रिस्क वो भी, और रिस्क ये भी है कि आप पूरा पढ़ के जाए तो भी रिस्क है। रिस्क दोनों जगह है, पर एक समझदारी वाला रिस्क, एक नासमझी वाला रिस्क है। जब आप कंपटीशन में बैठते हैं तो 2 तरह के रिस्क है। एक तो ऐसा रिस्क है कि आप काफ़ी ज़्यादा पढ़ रहे हैं, एक ये रिस्क है कि आप आधा पढ़ रहे हैं। और आधा पढ़ रहे हैं तो आपकी पॉसिबिलिटी 70% ऐसी बन जाती है कि आप अंदर जाएंगे। और आप अगर पूरा पढ़ रहे हैं तो आपकी ऐसा रहता है कि 50% पॉसिबिलिटी होती है अंदर जाएंगे, और 50 होती है बाहर हो जाएंगे। और वहाँ पॉसिबिलिटी स्ट्रांग हो जाती है जब आप सिलेक्ट करते हैं। तो जब भी आप पढ़ें तो क्या करें, सबसे पहले ये सिलेक्ट करें कि मुझे क्या पढ़ना है। और वो अगर वो ऐसा करेंगे तो आप क्या हो जाएंगे, दूसरों से आगे चले जाएंगे। और ऐसा मैंने देखा है, एक टाइम ऐसा था, लगातार 2 साल में मैंने इतना अंधाधुंध पढ़ाई की कि जो भी आ रहा है
लगातार पढ़ रहा हूँ, लगातार लगातार लगातार, और उसमें रिजल्ट काफ़ी लो था। उसके बाद अगले जो 2 साल लगे उसमें मैंने सिलेक्टेड पढ़ा, काफ़ी सिलेक्टेड पढ़ा, और उसमें प्रेशर नहीं लिया, तो उसमें स्कोर काफ़ी अच्छा चला गया। और मैंने ये मतलब पर्सनली इसको फील किया कि अगर आप सेलेक्ट, और रिस्क है, दोनों जगह रिस्क है, जब आप कम पढ़ के जा रहे हैं तब भी रिस्क है, और आप ज़्यादा पढ़ के जा रहे हैं तब भी रिस्क है। रिस्क आपको दोनों जगह उठाना पड़ रहा है, इसलिए एक समझदारी वाला रिस्क, एक ना समझे वाला रिस्क। आप सारा पढ़ के जाए, सारा डाटा किसी को याद आज तक नहीं हुआ है, ना होगा, नहीं होगा, आप भी कितनी कोशिश करो, आप 10-15 साल लगा लो अपनी फील्ड में, तब भी नहीं हो पाएगा। तो हमें पेपर निकालना, हमें मेरिट को टारगेट करना है, और मेरिट टारगेट करने के लिए आपको बस जो स्कोर आपके सामने है उसको अचीव करना है। अचीव करके तो हुआ कुछ ऐसा, आप कभी ज़्यादा पढ़ के गए हो, नंबर कम आए हो, और कभी कम पढ़ के गए हो, ज़्यादा नंबर आए, ऐसा हुआ? मेरे साथ हुआ है, दो मतलब काफ़ी बार हुआ। मैं 2 साल इनिशियल स्टेज के जो 2016 और 18 के बीच का टाइम लगाया मैंने काफ़ी अंधाधुंध पढ़ाई की है, कुछ भी आता था मैं पढ़ जाता था। उसके बाद जो 18 से मतलब 20 का दौर है उसमें मैंने सिलेक्टर पढ़ा, और उसमें काफ़ी पेपर निकले, बीच में सिलेक्ट होना ना होना बात की बात थी, पर उसमें काफ़ी ज़्यादा स्कोर में इंप्रूवमेंट हुई। तो जब आप सिलेक्टर पढ़ते तो उसमें काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटी और चीज़ें याद रहती है आपको, और अगर आप सारा पढ़ गए तो चीज़ें याद नहीं रहती, आप चीज़ें भूल जाते हैं। और लास्ट में जब आप मेन देंगे, कोई मेन देंगे या जब आप प्री देंगे, तो उसमें स्कोर आधे से थोड़ा सा ज़्यादा रहता है। कोई भी पेपर उठा लेना जो अच्छा वाला पेपर है, उसमें इतना ही रहता है। 200 का पेपर है तो उसमें से अगर सही बिका नहीं हो पेपर, तो उसमें स्कोर यही रहता है 140 142 के आसपास में सिलेक्शन होती है। तो इसका मतलब आपको कितने क्वेश्चन आने चाहिए थे? अगर आपके 120 क्वेश्चन आपको 200 में से आते होते तो आप सिलेक्ट हो जाते, क्योंकि 20-22 का गैस भी लग जाता। आ जाओ सीधे विसर्ग संधि पे। यहाँ पर भी मैं वही बात करने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब आप हिंदी में भी करेंगे तो ऐसा नहीं कि आपको सारे टॉपिक पढ़ने, नहीं, बिल्कुल नहीं। इसमें भी मान लो संधि आपको टफ लग रहा है तो उसे क्या करो, सिलेक्ट कर लो, वहाँ से क्या करो, सिलेक्ट करो। अगर आपको कोई और टॉपिक ऐसा लग रहा है कि टफ लगा है तो उसको क्या करो, सिलेक्ट करो और छोड़ दो उसको, ज़्यादा सिर खपाई मत करो उस पर। कुछ एक सिलेक्ट चीज़ें करो और वहाँ से 2-3 नंबर जा भी रहे ना, तो जहाँ से भी ज़्यादा नंबर आ रहे हैं वहाँ पर फोकस करो, वहाँ से नंबर आ जाएंगे आपके, वहाँ से नंबर आ जाएंगे। विसर्ग संधि में क्या होता है कि ये विसर्ग है, इसकी साउंड कैसी होती है, ह, इसको क्या पढ़ते हैं, ह। इसकी ध्वनि कैसी होती है, ह। और ये इसकी उत्पत्ति जो हुई है संस्कृत भाषा से हुई है, ये अच्छे से समझना, संस्कृत भाषा से हुई है, इसकी उत्पत्ति संस्कृत भाषा से हुई है। ध्वनि इसकी ह होती है, और इसका यूज स्वर के साथ भी किया जाता है और व्यंजन के साथ भी इसका यूज किया जाता है। तो जिन शब्दों में आपको ये दिखेगा, यानी कि डॉट डॉट 2 दिखेंगे, उसको हम विसर्ग संधि बोलेंगे। ये स्वर के बाद भी आ सकता है और व्यंजन के बाद भी आ सकता है। आएगा किसके साथ, जो पूर्व पद होता है। पूर्व पद का मतलब, संधि में 2 पद होते हैं ना, एक पूर्व एक उत्तर। जैसे मैं यहां पर एक एग्जांपल देता हूं, फिर आप अच्छे समझाएंगे कि पूर्व पद का मतलब क्या हुआ। जैसे मना प्लस हर, क्या है, मना, ये पूर्व पद है, और ये उत्तर पद है, ये वाला जो लिख रहा हूं मैं, मना प्लस हर। हम पढ़ेंगे आज ऐसे ऐसे कुछ शब्द पढ़ेंगे। तो ये क्या हुआ, विसर्ग संधि हुआ कि नहीं, विसर्ग सीधी लगी हुई है, आपको पता चल रहा है, मना प्लस हर। अब नमा प्लस कार देख लेना एक बार, दोनों में एग्जांपल आपको यहां पर लिख रहा हूं, वेरीफाई कर रहा हूं, नमा प्लस कार। अब यहां जो ये म है, एक्चुअल में म के साथ विसर्ग नहीं लगी है, ये जो है अ के साथ विसर्ग लगी है। क्या लगी है, अ के साथ विसर्ग लगी है। अगर म को तोड़ेंगे तो इस तरह बनेगा, म है, अ है, और उसके बाद क्या है, विसर्ग। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये स्वर के साथ भी आ सकती है और व्यंजन के साथ भी आ सकती है। क्या आ सकती है, व्यंजन के साथ भी आ सकती है, स्वर के साथ भी आ सकती है। ऐसे ढेर सारे आपको शब्द मिलेंगे, यहाँ मैं सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और इसका यूज स्वर या व्यंजन के साथ हो सकता है, स्वर के साथ भी हो सकता है, व्यंजन के साथ भी हो सकता है। यहाँ पर मैंने एक कोशिश की समझाने की कि यहाँ पर आप इसे मान लो तो किसके साथ मान सकते हैं, स्वर के साथ मान सकते हैं। और मान लो पूरा हम मान रहे हैं, ना मान रहे हैं, तो इसको किसके साथ मान सकते हैं, व्यंजन के साथ मान सकते। तो ये न जो न को कंसीडर कर रहे हैं तो ये व्यंजन के साथ विसर्ग का यूज हुआ है। अगर आप ऐसे तोड़ रहे हैं तो ये अ के साथ क्या हुआ, विसर्ग का यूज हुआ। तो इसका मतलब स्वर और व्यंजन दोनों के साथ विसर्ग आती है। अब विसर्ग संधि की परिभाषा कैसे लिखेंगे कि ऐसा चिन्ह, ऐसी ध्वनि जो स्वर और व्यंजन के साथ आए और
उसकी पहचान बनाए, तो पहचान बना रही है, ये पहचान बना रही, इसको हम विसर्ग संधि कहेंगे। ये नमा प्लस कार, ये नमा पूर्व पद है, ये उत्तर पद है, तो ये पूरी की पूरी क्या बनी, विसर्ग संधि बनी। इसको इस तरीके से पहचानना काफी इजी है, पर जब इसको जोड़ लेंगे तो पहचानना टफ होगा, उसको भी हम अभी सीखेंगे। मान लो अगर ये जोड़ दिया, संधि हो गई, तो फिर पहचानना मुश्किल होता है कि आप कैसे पहचाने कि यहां पर विसर्ग लगी हुई है नहीं लगी हुई है। कोई दिक्कत तो नहीं, क्लियर हुई बात। अब आपको कुछ एक चीजें जो है समझनी है, जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर एक पहला रूल लिखा है, रूल याद रहता है तो ठीक है, नहीं तो कॉमन सेंस विसर्ग संधि में ज्यादा लगती है। अगर आपको मैं एक वर्ड बताऊं तो यहां लिखा है मना प्लस अनुकूल, मना प्लस अनुकूल, बोलो ना, मना प्लस अनुकूल। यहां पर रूल भी लिखा है, रूल भी मैं आपको बताता हूं, और पहले पर आपको अगर कॉमन सेंस आपकी लग रही तो कॉमन सेंस काफी इसमें लगती है, जहां तक मैंने इमेजिन किया हुआ, जहां तक मैं जितना समझ पाया हूं। अगर ऐसे लिखना है तो यहां रूल लिया है, किसी विसर्ग के पहले यदि अ हो और बाद में अ हो, विसर्ग के पहले भी अ और बाद में भी अ, तो किसी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण य र ल हो में कोई वर्ण हो तो ओ हो जाता है। अब यहां पर आपको बोला है कि अगर य र ल हो, क्या हो, य र ल हो, सीधी सी बात है, इसको छोड़ो पर इसको पकड़ो। अगर कहीं इस तरीके का शब्द आता है, न आ रहा है ना और अ आ रहा है, तो इसको क्या करो, मनोकूल, क्या करो इसको, मनोकूल बनाओ, क्या करो, मनोकूल बनाओ। अब एक और ले लीजिए, मना प्लस योग, क्या करा, मना प्लस योग, मना प्लस योग, ये क्या बन जाएगा, मनोयोग, क्या बन जाएगा, मनोयोग। और कॉमन सेंस से ये ज्यादा निकलते, अगर आप रूल को थोड़ा इग्नोर करें तो मना प्लस अनुकूल, मनोकूल, फिर मना प्लस बल, मनोबल, बोलते ना मना प्लस बल, मनोबल, बस। अगर रूल करना है तो रूल जो है इन्होंने ये कहा है, किसी विसर्ग के पहले, विसर्ग आपके सामने है, उसके पहले अ आ रहा है, क्यों, अ जो है न को तोड़ के मैंने बताया पीछे कि अ कैसे आ रहा है। फिर ये बोल रहे हैं किसी वर्ग का तीसरा चौथा और पांचवा वर्ण, किसी वर्ग का तीसरा चौथा 335 आए या य र ल आए तो विसर्ग का ओ हो जाता है। अब थोड़ा सा ये भी समझे, अगर रूल समझना है तो रूल समझ लीजिए। ये बोल रहे हैं कि 334 आ रहा ना, सॉरी क्या बोलते हैं, पहला तीसरा, तीसरा चौथा पांचवा, हाँ जी बेटा, मनोकूल होगा बेटा, मनोकूल होगा, तो नो जो वो खत्म हो जाएगा, नहीं गलत लिखा मैंने, एक मिनट रुकना, मनो नू भी आएगा, मनोकूल होगा, ये ठीक है, इसको गलत करना, ये ठीक है। इस पे आना, ये 335 याद रखिए पहले, और फिर इस विसर्ग को याद रखिए। अगर ये विसर्ग हो यानी कि अ लगा हो इसके साथ, और ये शब्द आए तीसरा चौथा पांचवा, तीसरा चौथा पांचवा यही याद रखना, क ख ग घ और अंग, कहां से कहां तक, ये म तक रहेगा। तो तीसरा देखिए, तीसरा कौन सा है, ये ना, 1 2 3, ये तीसरा चौथा और पांचवा। तो फिर क्या हो जाएगा, ये जो विसर्ग और अ है इसका ओ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ओ। ये इन्होंने समझाने की कोशिश की। अगर आपको ऐसे याद रखना है कि अ हो और अ के बाद ये 335 में तीसरा चौथा पांचवा आए, या य र ल व ह आए, ये भी बोला है, य र ल व ह आए। फिर मेरी बात ध्यान सुनना, य आए, र आए, ल आए, व आए या ह आए, तो ये आपस में मिलकर कौन सा, ये विसर्गे और अ मिलकर क्या बना देगा, ओ में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये ओ किसको लगेगा, आपको ओ जो लगाना है ये इसको लगाना है, क्या लगाना है, ये जो पहले वाला वर्ण है इस विसर्गे और अ मिलकर किसके साथ जुड़ जाएगा, न के साथ जुड़ जाएगा। एक और एग्जांपल लीजिए, फिर इसको वेरीफाई करते हैं। वय प्लस वृद्ध, वय प्लस वृद्ध, वय प्लस वृद्ध। अब आपको देखो थोड़ा सा फिर सुनना कि ये अ है, क्या है, अ है, इसको तोड़ देना, अगर आपको तोड़ना है तो तोड़ सकते हैं आप, इसका मतलब ये, ठीक है। अब इस और इसमें संधि हो रही कि नहीं हो रही,
अ और वी में, और वहाँ लिखा है य र ल व, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है, वह भी आ रहा है। और उसके बाद क्या है कि इस और इसमें संधि होगी, ये तो क्या बन जाएगा? ओ बन जाएगा। क्या बनेगा? ओ बनेगा। अगर ये ओ बनेगा, लगेगा किसको? इसके पीछे वाले वर्ण को लगेगा। ये बनेगा वयोवृद्ध। क्या बनेगा? वयो। विसर्गों का ओ होगा। मेरी बात फिर ध्यान सुनना, विसर्गों का ये बोल रहे हैं वो होगा। तो विसर्गों का मीन्स इसकी जगह क्या आ जाएगा? तो क्या बनेगा? वयोवृद्ध। विसर्गों का ओ हो रहा है, तो ये बन रहा है वयो वृद्ध। इसको अच्छे से समझ लेना। एक और लीजिए, आपको अच्छे से पता चल जाएगा। मन, मना प्लस विज्ञान, मना प्लस विज्ञान। देखिए थोड़ा समझिए, विसर्गों और किसके बीच में संधि होगी? व प्लस ई, तो ऐसे हो जाएगा, तो इससे इसके बीच में होगी। तो इन विसर्गों का क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। और ये ओ किसको लगेगा? न को लगेगा। किसको लगेगा? न को। अगर स्टेपिंग ही करनी है तो आप इसको तोड़ सकते हैं। क्या कर सकते हैं? तोड़ सकते हैं कि न के बाद विसर्गे हैं और न को क्या लगेगी? मात्रा लगेगी। बनेगा मनोविज्ञान। बन गया मनोविज्ञान। अगर आप सीधे याद रखते तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मनो प्लस विज्ञान, बला प्लस योग, बलो योग, कुछ भी इस तरीके से। अगर नहीं, आपको रूल याद रखना है, तो विसर्गों के बाद तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण आए। तीसरा का मतलब 334, 345, 334 नहीं, 345 याद रख लो। इसका मतलब विसर्गों के बाद अगर ये आ जाता है, या फिर य, र, ल, व, ह, ये आ जाता है, तो विसर्गों का हमेशा क्या हो जाएगा? परिवर्तन होकर ओ बन जाएगा। और ओ एक किसको देना है? जो इससे पहले वाला वर्ण होगा। बस बात खत्म। ये रूल है। अगर सीधा ही याद रखना चाहें तो सीधा आपको बता दिया। जैसे लिखा है अधा प्लस गति। क्या लिखा है? अधा प्लस गति। मुझे बताइए, अधा प्लस गति जो है, अब मात्रा किसको देनी है आपने? या अब आप बोलेंगे कि आ रहा है कि नहीं? तीसरा तो आ रहा है, क ख ग, हाँ तीसरा तो ये ग, तीसरा ही है ना। तो अधो प्लस, और मुझे ऐसा लगता है कि कोई ज्यादा टफ नहीं। अगर विसर्गों को आपको ओ में कन्वर्ट करना आ गया तो कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं। अब जब पहचानना है, देखो अधो प्लस गति, आपको कैसे पता चलेगा कि मैंने क्या बोलते हैं, विसर्गे देनी है? तो विसर्गे देने के लिए आपको रूल जरूरी है कि अच्छा इससे पहले क्या आ रहा है? ध, और इसके पहले ग है, इसका मतलब तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण आया है, तो यहाँ बीच में क्या होगी? विसर्गे लगेगी। अब उसके लिए क्या करना पड़ना कि ये जो मैं आपको बता रहा हूं कि अगर विसर्गे आए और विसर्गे के बाद तीसरा, चौथा ये आए, तो यहां पर विसर्गे लगा लो। और क्या है? ग है, चेक करो कि क्या ये तीसरा, चौथा, पांचवा है, क्या य, र, ल हो। अगर है तो मीन्स हमें यहां क्या देनी पड़ेगी? जब तोड़ेंगे तो अधा प्लस गति करना पड़ेगा। या मनो, देखो मनो, न देखिए, न चेक कीजिए, न मतलब न तो ठीक है, विसर्गे आ गई है। विसर्गों के बाद व आया। क्या आया? वो आया ना वो, कि ये न देखिए और न के बाद क्या व। और ये चेक करिए कि अगर हम यहां विसर्गे लगा दे तो क्या रूल फिट बैठता है? तो रूल तो फिट बैठ रहा है। क्यों? विसर्गों के बाद अगर वो आ रहा है, य आ रहा है, साथ में ल आ रहा है, या 345 आ रहा है, तो इसका मतलब इसको हम तोड़कर क्या करेंगे? मना प्लस विज्ञान करेंगे। क्यों? क्योंकि ओ की जगह क्या आ जाती है? विसर्गे आ जाती है। ये पता कैसे लगाना है? ये पता यहां से चलेगा। ये न है और ये व है। अब थोड़ा समझिएगा, अगर हम यहां विसर्गे रख ले, एज्यूम कीजिए विसर्गे रख ली, फिर उसके बाद क्या ये 3, 4, 5 आ रहा है? चलो ये तो नहीं है, पर क्या आपके पास य, र, ल में से आ रहा है? हाँ वो आ रहा है। तो अगर विसर्गों के बाद वो आ रहा है तो इसका मतलब हम विसर्गे यहां लगा सकते हैं। हम ओ को हटाकर इसकी जगह क्या लगा सकते हैं? विसर्गे लगा सकते हैं। तो आपका टूट भी गया। क्या हो गया? आपने मनोविज्ञान को तोड़ भी दिया, आपने अधोगति को तोड़ भी दिया और जोड़ भी दिया। क्लियर है? तो 345 वाला जो रूल है, और य, र, ल यानी कि जो हमारे अंतस्थ व्यंजन है वो आ रहे हैं, तो क्या होगा? आपकी जो संधि है विसर्ग में, विसर्गे कन्वर्ट होकर किसमें चली जाएगी? ओ में चली जाएगी। पहला रूल खत्म है। पहला रूल क्या है? खत्म है। कोई दिक्कत तो नहीं? तो अच्छे से इसको समझना। जैसे भी आपको एक और लिख लीजिए, अगर एग्जांपल लिखना है, यशा प्लस दा, यशा प्लस दा, यशा प्लस दा, यशोदा। क्या है? यशोदा। अब देखो फिर ध्यान से सुनना, विसर्गे हैं,
विसर्गों के बाद क्या 345 वाला पैटर्न चल रहा है? चेक कर लीजिए एक बार। त, थ, द, ध, न, त, थ, द, ध, त आ गया, थ आ गया, द आ गया, ध आ गया, न आया। एक आ गया हूं मैं तो, हाँ मैं मतलब वो अच्छा गलत कर गया हूं मैं, वही तो बोल रहा हूँ, मैंने गलत लिख दिया इसको। त आ गया, थ आ गया, द आ गया, तीसरा आ रहा है ना? आ रहा है तो बस हो गया। पहचानो कौन, और आपने पहचाना आ रहा है, तो इसका मतलब ओ में कन्वर्ट होने की पॉसिबिलिटी 110% है। पूरा का पूरा विसर्ग किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ओ में। तो हम कैसे देंगे? ओ देंगे। यशोदा, क्या हो गया? यशोदा। बोलो कोई दिक्कत तो नहीं, यशोदा बन गया। और लिख लीजिए आप कौन सा बचा? मना प्लस रथ। मना, बिल्कुल मालविका मतलब सीधा गैस लगा रही हो, देखो कितना अच्छा गैस है। मना प्लस रथ क्या मतलब है? मनोरथ। अब चेक करिए कि क्या सही है या गलत है। तो चेक करने के बाद यरलव आ रहा है, ठीक है, यरलव, तो हमारा क्या हो गया? पूरा का पूरा चेक भी हो गया कि ओ में कन्वर्ट करना है नहीं करना है, वो लगेगा नहीं लगेगा? लगेगा, लगेगा। क्यों लगेगा? आपको पता चल गया कि क्यों ऐसा होने वाला है। तो क्या लिखेंगे? मनो रथ। या अगर 345 आता तो भी ठीक था। हाँ मतलब ये अ के बाद का है, ये अ है एक्चुअल में। आपको विसर्गे उठानी है, ठीक है। अगर विसर्गों के बाद ये आए, विसर्गे उठाई ना, ये विसर्गे लगी है, विसर्गों के बाद यरलव आ जाए, या तीसरा चौथा पांचवा आए। तीसरा चौथा पांचवा का मतलब है देखना, क, ख, ग, घ, अंग, और ये कवर्ग से लेकर पवर्ग तक यही पैटर्न चलता है। और उसका तीसरे का मतलब, चौथे का मतलब ये पूरा, और यरलव भी रहेगा। कोई भी आ सकता है, यरलव में से कुछ भी आ सकता है। नहीं वो नहीं, जो ये लिखा हुआ है सिर्फ यरलव और ह भी लगा लेना है यहाँ। क्या क्या ह भी मैंने पीछे बताया। इनमें से कोई वर्ण या फिर ये वाला पैटर्न, इनमें से कोई एक टाइम में एक ही पैटर्न आएगा, तो फिर आप क्या करेंगे? बस सीधा ओ बना देंगे, ओ कर देना। अब ओ आपको पता है कि करना कैसे करना है। पूरा प्लस हित, चलिए बनाइए, इंटेलिजेंट है आप। हाँ बिल्कुल अच्छे से, पूरा प्लस हित। आगे ह ना, विसर्गों के बाद ह मीन्स जय माता दी। बोलो सारे जय माता दी। क्या बन गया? पुरोहित। क्यों किया? चेक करो, सारे आए, चेक करो। विसर्गे लगी, विसर्गों के बाद क्या आ रहा है? ह आ रहा है ना, ये ई में साइड में रख रहा हूं। अगर विसर्गों के बाद ह आए तो विसर्गों का क्या हो जाता है? ओ हो जाता है, विसर्गे ओ बन जाती है। और ये ओ किसके साथ लगता है? जो उसके पहले वाला वर्ण है उसके साथ जुड़ जाता है, तो बना पुरोहित। एक और एग्जांपल ले लीजिए, मना प्लस 9, मन ही जिसके 9 हो, मना प्लस 9। चलो बोलो बेटा, चेक करना है तो चेक कर सकते हैं। कैसे? विसर्गे ली, उसके बाद न आ रहा है, तो न कौन सा है? 3 4 5 में आ रहा है, लास्ट पंचम वर्ण है, तो इसका मतलब विसर्गे ओ में जाएगी। जाएगी कि नहीं जाएगी? वो चेक करवा रहा हूं मैं, जाएगी। मनो 9 बन जाएगा, ओ में कन्वर्ट होके मनो 9। 345 यरलव, 345 यरलव। अगर ऐसे भी आइडिया रह रहा है तो कोई बड़ी बात नहीं है, इसको याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। कि ऐसे आपको लगता है कि आप याद रख सकते हैं तो सीधा रख लो, मना प्लस, क्या बोलते हैं, मना प्लस 9, मनो 9, मन की तरह जो 9 है, या मन की तरह जो आपकी आंखें, ऐसे मान के चलो। न कैसे आया? न के साथ पांचवें वर्ग में टवर्ग आएगा ना? नहीं, जैसे तो तीसरे में न में तो टवर्ग है तो ए क से लेकर पवर्ग तक है बेटा। पवर्ग तक। हाँ,
ये कवर्ग से पवर्ग तक की पैटर्न चलेगा ना 345 वाला, ये जो पैटर्न है। तो अगर आप प फ ब में जाएंगे तो न आएगा। एक पैटर्न क्लियर है, क्या है? दूसरे पैटर्न में चलिए, ये आपको लिखना है कि अ के बाद, यहां पर पहले रूल को आपने अच्छे से समझना, अ हो और अ के बाद, अब यहां पर इसको एक्रोनिम में कन्वर्ट करेंगे, ऐसा याद रखना काफी मुश्किल है, थोड़ा सा रुकना। सेकंड है। जो वर्ण है उसका आप भी कोशिश करिए, वर्ण है क प, ठीक है, क फ और क है, फ है, प है, क आ गया आपका, फ आ गया, प आ गया, फ आ गया और ख आ गया। इसका एक्रोनिम बनाने की कोशिश करिए, आपके मन में भी कोई आएगा अच्छा सा तो फिर इसका करते हैं। अगर कोई आपके मन में ऐसा कोई वर्ड आ रहा है जो याद रह जाए, इसका इन वर्णों को जोड़कर किसी के मन में, हाँ कोई भी एक ऐसा शब्द जो उठपटांग भी हो, याद रह जाए। फ है, अच्छा एन वाला ख है, कफ तो आ रहा है ना मुझे, एक कफ, कफ तो आ रहा है पर उसके बाद नहीं बन रहा है। क और फ तो आ रहा है, कफ, कफ हमें जो होता है वो कफ आ रहा है, क और फ को हम जोड़ रहे हैं। पर आगे जो है, आगे इकट्ठा बन जाए तो काफी अच्छा है, हमारा काम निपट जाएगा। एक रूल हमारा, किसी का नाम हो, किसी का उठपटांग वाला कुछ भी हो, कोई और भी आप मात्रा दे सकते हैं इसको। फूफा बन रहा है, फूफा बन रहा है, फूफा नहीं बन रहा है। क्या आ रहा है? हाँ कफ और पंख, क्या कर लो, कफ और पंख कर लो, ठीक है, इसको रख लो याद, कफ और पंख, ठीक है, कफ और पंख। अब ध्यान से सुनना, कफ और पंख, इसकी भी अपने आप में ही यूनिकनेस रहेगी। अगर अ आ रहा है, क्या है, अ आ रहा है और अ के बाद ये वर्ण आ रहे, क्या रहे, ये वर्ण आ रहे, कफ और पंख, इसको लिख लेना और एक्रोनिम की तरह इसको यूज करना। ऐसे कफ और ये कुछ याद नहीं रहने वाले, ये कफ और पंख याद रहेगा। कफ आ जाए और पंख आ जाए, मीन्स कफ भी कब आता है और पंख भी कब आता है। तो आप क्या करेंगे कि जो विसर्गे लगी हो उसको वैसे ही रखेंगे, उसमें कोई छेड़खानी नहीं करेंगे। एक एग्जाम्पल लीजिए, प्रता प्लस काल, छेड़खानी नहीं करेंगे, प्रता प्लस काल। मुझे एक बात बताना, ये अ है, अ के बाद क आ रहा है, देखो सॉरी विसर्गे हैं, विसर्गों के बाद क्या आ रहा है, क आ रहा है, और क हमारे कफ में है नहीं है, तो इसका मतलब जब आप इनको जोड़ेंगे तो हेरा फेरी नहीं करेंगे, हेरा फेरी नहीं करनी है, सीधा जोड़ देना, प्रता काल, ऐसे ही लिखना है इसको, हेरा फेरी नहीं करनी, हेरा फेरी की तो गलत हो जाएगा। कफ और पंख, इसको अच्छे से याद रखना, कफ और पंख अगर विसर्ग के बाद आए तो उसमें हेरा फेरी नहीं होगी, हेरा फेरी नहीं चलेगी। दू प्लस ख, अब आप देखो, आप अच्छे से समझ पाएंगे, दू प्लस जोड़ो, क्या हमारा ख है, हाँ हमारा ख आ रहा है, देखो ये ख आ गया। अब इसको देखना, दू है, दू ऐसे ही रहेगा और बनेगा दुख। अब आपने कभी सोचा है कि दुख ऐसे क्यों लिखते हैं, क्योंकि ये संस्कृत का शब्द है, ऐसे के ऐसा ही हिंदी में यूज हो रहा है। लगाते हैं बेटा, ये ऐसा ही है, सही रूप वही यही है दुख का, तो गलत है, एरर है। जब आप शुद्ध अशुद्ध में जाएंगे तो ये भी आप प्रताकाल में मान लो ऐसे लिख दे, प्रताकाल ये छोड़ दे या ऐसे करके लिख दे, तो इसका मतलब ये क्या है, ये अशुद्ध है, ये आपको शुद्ध, वो गलत है, तो मैं वही तो बोल रहा हूँ, गलत है वो, सही वाला ये सही में
ऐसे आप यूज कर सकते हैं, जैसे भी करो कोई दिक्कत नहीं। पर आप अगर ग्रामेटिकली पार्ट में आते हैं, वहां पर आपको नंबर लेना है, तो एक नंबर आपको तब मिलेगा जब आपने ऐसे लिखा होगा। या प्रातःकाल में बोल रहा हूँ, प्रातःकाल कई बार वो ऐसे भी लिखा होता है, वो जो मैंने साथ में यहाँ ये लिखा हुआ, ये वाला खा गया मैं, प्रातःकाल ऐसे भी लिखा होता, प्रातःकाल कई बार ऐसे लिखा होता, कई बार विसर्ग गायब कर दी होती है, तो वो एरर है। क्या है? एरर है, उसको ठीक करना। और ले लीजिए दू प्लस लक्ष्य, पर ये कहाँ से आ गया, एक मिनट रुकना, अलग गए, ये गलत बोल दिया मैंने, नीचे वाले नियम पे चला गया हूँ। कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, हाँ, पय प्लस पान, पय प्लस पान, पय पान, तो कफ आ गया आपका, ठीक है, पय पान। अपवाद करना है, अपवाद में लिखने हैं 2 वर्ड, वैसे और भी हो सकते हैं। नमा प्लस कार, नमा प्लस कार, अपवाद, नमा प्लस कार, ये नमस्कार बनेगा, यहां विसर्ग लोप हो जाती है और स में कन्वर्ट हो जाता है, अपवाद है ये, इस रूल का अपवाद है। उसके बाद देखना पूरा प्लस कार, हाँ, नमा प्लस कार, नमस्कार, नमस्कार, हाँ, आधा सर ऐसे करके लिखते हैं, न हो गया, ये नमस्कार है, नमस्कार, ठीक है, नमा प्लस कार, नमस्कार। उसके बाद देखिए पूरा प्लस कार, पूरा, पूरा प्लस कार, पुरस्कार। तो ये आपको यहां पर इसको भी साथ में लेके चलना है कि पूरा प्लस कार क्या होता है, पुरस्कार। ये भी आपको अच्छे से याद रखना, पूरा प्लस कार, पुरस्कार, प्रता प्लस काल, आपको अच्छे से पता चल गया कि कफ और पंख इनकी विसर्गों के बाद क और फ आए तो विसर्गे लोप नहीं, मतलब लोप नहीं होगी या खत्म नहीं होगी, हेरा फेरी नहीं होगी, वो सेम की सेम वैसे लिख देंगे। तो रूल नंबर 2 हो गया है, रूल नंबर क्या हो गया, 2 हो गया, जो आपको अच्छे से याद रखना। चलिए देखिए रूल नंबर 3 ये बोल रहे हैं कि अगर विसर्गों से पहले अ या आ को छोड़कर, मीन्स ये नहीं हो अ और आ ना हो, विसर्गे लगे और विसर्गों से पहले अ और आ ना हो, पर कोई अन्य स्वर हो, क्या हो, अन्य स्वर हो, अन्य स्वर अभी हम डिस्कस करेंगे, अन्य स्वर हो कि अ और आ नहीं आना चाहिए, अन्य स्वर आए, क्या है, अन्य स्वर आए, अन्य स्वर का मतलब अ और आ को छोड़ दो, जो भी बचता है वो स्वर हो सकता है, ठीक है, ई हो सकता है, ऊ हो सकता है, इसके अलावा कुछ और हो भी हो सकता है, ठीक है। और इसके बाद कोई भी स्वर हो, कोई भी स्वर मीन्स अ पहले नहीं होना चाहिए और बाद में हो सकता है, पहले नहीं होना चाहिए, विसर्गों से पहले अ और आ नहीं होना चाहिए, और अन्य स्वर बाद में होना चाहिए, अन्य स्वर बाद में हो, ठीक है। तो ये बोल रहे हैं कि तब क्या हो जाएगा, विसर्ग के बाद कोई भी स्वर आए या व्यंजन आए, कोई भी स्वर हो सकता है, व्यंजन हो सकता है, तो डिट्टो वैसा ही पैटर्न चलेगा, क्या चलेगा, वैसा पैटर्न चलेगा। पैटर्न के लिए क्या करना पड़ेगा, अन्य स्वर आए या य र ल व आए या 3 4 5 आए, तो उस दौरान जो विसर्गे हैं वो र में कन्वर्ट हो जाएगी। मैं एक एग्जांपल देता हूं, उसे समझे अगर यहां पता नहीं चला तो। नी प्लस आधार, थोड़ा समझिएगा, इनका बोलने का मतलब है कि जो विसर्गे हैं, विसर्गे से पहले अ और आ नहीं आना चाहिए, क्या नहीं आना चाहिए,
और आ नहीं आना चाहिए, ये बोल रहे हैं। विसर्गों से पहले ये बिल्कुल नहीं आना चाहिए। बोलो विसर्गों से पहले क्या अ और आ है? नहीं है। तोड़ो इसको, तोड़ के देखो, चेक करो ऐसे हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो विसर्गों से पहले क्या है? ई है, अ और आ नहीं है। ठीक है, क्लियर हो गया, ये चेक हो गया हमारा। फिर ये बोल रहे हैं कि अन्य स्वर आ है, हाँ स्वर है, या कोई इसकी जगह कोई भी हो सकता है, या एक बार टाइम में स्वर आएगा या व्यंजन आएगा, या क्या है य र ल आए, या फिर 3 4 5 वाला कोई भी कैटेगरी वाला वर्ड आ सकता है। तो उस दौर में विसर्गे क्या किस में कन्वर्ट हो जाएगी? र में कन्वर्ट हो जाएगी। यहाँ ह भी लगा लेना। एक बार फिर मेरी बात ध्यान से सुनना। हमने पीछे जो सीखा, पीछे हमने एक जो ओ जब कन्वर्ट हो रहा है तो ओ में अ यहां पर था। जब ओ कन्वर्ट हो रहा है तो यहां पर अ था। हमने देखा मना प्लस विज्ञान, मनोविज्ञान पर हमने, तो वहां पर अ था। अब अगर अ ना आए तो क्या होगा? अगर विसर्ग से पहले अ ना आए तो सीधी सी बात है, जो हमारा विसर्गे हैं वो र में कन्वर्ट हो जाएगी। कैसे? देखो, नी प्लस आधार निरा, निराधार, निराधार, ठीक लिखा है, निराधार, निराधार। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ये किस में कन्वर्ट हो गया? र में। और र आधा होता पर इसके साथ जुड़ा तो क्या हो जाएगा? पूरा हो जाएगा। अब बताओ कोई दिक्कत तो नहीं? निराधार, निराधार। एक और लिख लीजिए, नी प्लस उपाय, नी प्लस उपाय। अब थोड़ा समझेगा, ये क्या है? ये किस में कन्वर्ट होगा? र में। अब नी लिख लीजिए और र लिख लीजिए, उसको छोटा ऊ लगेगा तो कैसे होगा? मतलब मोड़ा ओ नहीं लगेंगे, ऐसे नहीं करेंगे, सिर्फ ऐसे ही लगाएंगे, तो ये क्या हो गया? छोटा रू। र में ऐसा लगता है छोटा ऊ। फिर मेरी बात ध्यान सुनना, र में छोटा ऊ, ये अगर ये लगा दिया तो बड़ा हो गया, फिर गलत। तो ये भी अच्छे से याद रखना कि छोटा र कैसे लगता है, छोटा ऊ कैसे लगता है र में? इस तरह। बड़ा ऊ कैसे लगता है? इस तरह। तो इसका मतलब यहां पर क्या लगेगा? इसी तरीके से होगा। और आगे हम पाए लिख देंगे, निरूपाय। अब बताओ, आपसे बड़ा विद्वान है कोई? नहीं। तो अ और ई, सॉरी क्या बोलते हैं, अ के ऊपर सारा बेस है। 2 रूल अ के ऊपर हो गए। अगर विसर्गों से पहले अ आए तो विसर्गों का ओ हो जाता है। ये भी आपके पास बन रहा है, इसको याद रखना काफी इजी है। और अगर विसर्गों से पहले अ और आ ना आए तो विसर्गे र में चली जा रही है। और दूसरा हमने सीखा कि अगर विसर्गों के बाद जो अ और अ हो और उसके बाद पंख और कफ आए तो वो सेम की सेम रहती है, उसमें परिवर्तन नहीं होता है। हमारे 3 रूल क्या हो गए? पक्के हो गए। आगे चलो, कुछ एक एग्जांपल लिख लो इसके, आपको पता चल जाएगा। दू प्लस वचन, काफी अच्छा है। दू प्लस वचन, दो प्लस दो ही वचन नहीं होगा। देखो पहले ये समझिए कि र का क्या हो जाएगा? अ तो है नहीं, इसका मतलब विसर्गों का क्या हो जाएगा? र हो जाएगा। होगा र कि नहीं होगा? अब थोड़ा समझना, जब हम इसको ऐसे लिखें कि दू आ जाए, फिर र आ जाए, फिर हम आगे व लिखे और च लिखे और ना, तो ये ऊपर चला जाता है। क्या चला जाता है? हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं जैसा है, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दुर्वचन। और इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, दू और र ऐसे करके, और व और च, तब भी ठीक है। ये सही है, सबसे जो यूज में है ये। पर ये बना कैसे? इस आधे र को ऊपर दिखाया हो, तो जब आपने तोड़ना तो तोड़ना इस तरीके से, ये जो सामने लिखा हुआ है, तो ये दुर्वचन बना। बना दुर्वचन क्यों बना? और क्यों बना अब थोड़ा समझिए। क्या यहां अ है विसर्गों से पहले? नहीं, अ तो है नहीं, क्योंकि ऊ है। और ऊ कैसे पता लगाना है? इस द को तोड़ना, वरना उसके बाद विसर्गे है। तो इसका मतलब ये ऊ क्या है हमारा? है, ऊ है, आ नहीं है। बड़ा आ नहीं, छोटा आ नहीं है। अगर ये दोनों नहीं है तो इसका मतलब विसर्गे र में कन्वर्ट हो जाएगी। अगर यहां पर आ होता, अ होता, तो विसर्गे ओ में कन्वर्ट हो जाती। बात समझेगी? बस बात खत्म, और ज्यादा कुछ याद नहीं रखना है। और अगर अ और आ के बाद कफ और पंख आ जाता तो कुछ और होता, चेंज नहीं होता। बही प्लस गत, बही प्लस गत। आप समझ गए हैं मुझे ऐसा लगता है। गत, गत,
बही प्लस गत। बहिर र आएगा, देखो कैसे आएगा, इसकी जगह क्या आएगा, आधा र। इसका अगर आपको फिर दिक्कत हो रही है स्टेपिंग कर लेना, वो स्टेपिंग 3 स्टेप ही है, यहाँ पर यूज नहीं किया वो अलग बात है, नहीं तो ये किस में हो रहा है, र में कन्वर्ट हो गया। पहला स्टेप क्या है, बही कर दो, क्या कर दो, बही कर दो, ये र किस में चला जाएगा, ये दूसरा स्टेप हो रहा है, क्या हो रहा है ये, या नीचे उतार लेना, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें स्टेपिंग हुई, क्या हुआ, ऊपर गया कि नहीं गया, ऊपर गया, और फिर क्या आ गया। तो अगर फिर आपको अच्छे से पता नहीं चला तो यहाँ एक बार लिख लेना और स्टेपिंग कर लेना, पूरी की पूरी स्टेपिंग कर लेना। बही आ गया प्लस गत आ गया। विसर्ग किस में चेंज होगी, र में, क्यों, रूल आपको पता है, आधा र होगा। और ये ऊपर से उतार लो इसको। अब फर्स्ट स्टेप, ये विसर्गे नहीं इंक्लूड करनी है क्योंकि बही बचा है, बही, और फिर आपका ये र किसके ऊपर चला जाएगा, ग के ऊपर। ये ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, पर ऊपर चला जाता है। और क्या बनेगा, इस तरीके से बहिर्गत लिखते हैं, इस तरीके से बहिर्गत को लिखा जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं। हाँ जी बेटा, सर ये बहिर्गत में जो र की आगे र की मात्रा है नहीं आएगी, आगे ऊपर नहीं आएगी। नहीं बेटा, आगे उस पे जाएगी ये तो। एक मिनट रुको, मुझे चेक भी करने दो, पर मैंने ठीक लिखा हुआ है। ये ठीक लिखा है, ऐसे ही आएगी जैसे लिखी हो ना, जो लिखा है ये ठीक है, ये वाला आगे वाले उस पे जाएगी, इस पे जाएगी। और हमने ऐसा पीछे भी किया, अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो यहाँ भी हमने ऐसे ही किया, जो आगे वाले उस पे गई है, आगे वाले वर्ण पे जा रही है, ये आपको स्पेशली ध्यान रखना। और इससे पीछे अगर कोई एग्जाम्पल लिया है तो उस पर भी कुछ ऐसा किया है, नहीं, यही ये 2 ही एग्जाम्पल पे ऐसा यूज हुआ है, और जगह तो है ही नहीं ऐसा कुछ भी। देखो एक और एग्जाम्पल देखो, दू प्लस लक्ष्य, दू प्लस लक्ष्य, ध्यान रखना, दू प्लस लक्ष्य जो है ये किसमें कन्वर्ट होगा, ये कहां जाएगा, इस पे जाएगा, जाएगा दू र, और पढ़ते कैसे, दूर लक्ष्य, ऐसे लिखेंगे, अच्छे से ध्यान रखना। ये जो र आ रहा है यहां जाएगा, ये स्पेशली ध्यान रखना, इसलिए मैंने 2-3 एग्जांपल लिखा है कि कहीं गलत ना कर दे। आगे वाले वर्ण पे ऊपर जाएगा, और कैसे जाएगा, दो लक्ष्य आपके सामने है, या पीछे हम दुर्वचन पढ़ बैठे, क्या पढ़ बैठे, दुर्वचन, या उससे पहले हमने बहिर्गत पढ़ा। नी प्लस झर लिख लो, आपको यहां से भी क्लियर हो जाएगा, नी प्लस झर, निर्झर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये र में आ जाएगा, और ये र कहां चला जाएगा, वहां, तो बनेगा निर्झर, क्या बनेगा, निर्झर बना, निर्झर नहीं बना, निर्झर। दू प्लस व, दू प्लस व, दू प्लस व क्या बनेगा, दुर्व बनेगा ना, ये र यहां आएगा और इस पे चला जाएगा, दू दुर्व। तो रूल 3 क्या हो गए, खत्म हो गए। एक बात देखो, डाउट तो नहीं रहा, पूछ लो, नहीं तो पूरा कोई बोलो। कैसे बनाएंगे, अच्छा, कफ और पंख में कैसे बनाएंगे, कुछ देखना, ये देखना, पहले तो इसमें आपको देखना अ, क्या देखना है, विसर्ग से पहले अ हो, ये विसर्गे हैं, उससे पहले अ और आ आना चाहिए, पहली कंडीशन ये चेक करनी है आपने, ठीक है, ये आया। उसके बाद जब आप ये कर बैठे तो फिर कफ और पंख का मतलब ये हुआ कि क वाला वर्ण आ सकता है,
या फ वाला एक टाइम में एक ही होगा, या फिर प आ सकता है या फिर ख आ सकता है। अगर ये विसर्गों के बाद आ रहे हैं तो चेंजिंग नहीं होगी, हेरा फेरी नहीं होगी, विसर्गे वैसे ही रहेगी। कैसे रहेगी? जैसे है, जैसा रूप है। तो ये आपको यहां पर फिर अपवाद भी बताए इन चीजों, इन दोनों को याद रख लेना, क्योंकि ये अपवाद है नमस्कार और पुरस्कार वाला। अगर ये आपने याद नहीं रखे और पेपर में बार बार पूछते कि नमा प्लस कार, तो वहां पर नमस्कार करना, ऐसे नहीं कि नमाकार, तो गलत हो जाएगा। ये जो है ये एक्सेप्शन केस है, इसको याद रखना पड़ेगा, इसके लिए कोई चारा नहीं है। और जब आपके पास आए पुरस्कार तो आपको तोड़ना है पूरा प्लस कार, ये भी याद रखना पड़ना। पर उसके अलावा जो फिर दूसरे वाले जो शब्द आते हैं वो पैटर्न में आ जाते हैं, वो रूल में आ जाते हैं, और उस रूल को यूज करते हैं। बोलो बेटा, क्लियर है? हुआ क्लियर बेटा? कितने कुछ एक लिख लो, वर्ड लिख लो 2-4 बस। ठीक ठीक ठीक, कोई बात नहीं।